Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पेपर 1, जो कि आपका जनरल पेपर होता है। ऑलरेडी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जनरल पेपर कोई भी दे सकता है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम कॉमर्स और आर्ट्स, आप सभी को जनरल पेपर देना होता है, जिसको हम पेपर 1 के नाम से जानते हैं। तो इस पेपर में आपकी यूनिट 9 है, ठीक है, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ से हम आज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके यूनिट 9 से भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका वेटेज जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये भी नंबर में 10 है, और थोड़ा सा चेंजेस किया है क्वेश्चंस में। इस बारी क्वेश्चंस जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस ना होकर वन वर्ड, आप कह सकते हैं वन वर्ड है या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस है, क्योंकि हम जब वन वर्ड MCQs को डिस्कस करते हैं तो वहाँ हम रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं वन वर्ड पे। तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। हम चाह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें उसका हम फुल ऑन एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। क्योंकि जो भी आपका चाहे NTA हो गया, कोई भी आयोग हो गया, जो कोई भी पेपर बनाता है वो नए क्वेश्चंस लेकर नहीं आता है, पुराने क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। तो आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस ईजी रहते हैं, बहुत ईजी रहते हैं, बस ये है एग्जाम फोबिया सभी में होता है और इस वजह से हम क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो ऐसा कुछ ना करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। आप भी हमें आप अपनी प्रैक्टिस चेक करेंगे, अपनी नॉलेज चेक करेंगे कि आपको कितनी है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है ये, ठीक है, हाँ वाइड है बट इतना टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो जो भी यहाँ पर कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, सब कुछ ईजिली जो है वो समझ में आ जाती है। तो इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो UGC नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड गाइस, आप हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हियर इट इज, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम होता है, ये जो टर्म है इकोसिस्टम की, ये किसके द्वारा दी गई थी? यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है इसकी अगर हम बात करें तो ये किसने दी थी? तो ये टर्म हमें दी थी AG टांसले ने। किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले ये टर्म AG टांसले के द्वारा दी गई थी। और AG टांसले की अगर हम बात करें तो ये कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो AG टांसले के द्वारा ये इकोसिस्टम टर्म दी गई थी। AG टांसले ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे। इनके अगर हम पूरे नेम की बात करें तो इनका जो पूरा नेम था वो था सर आर्थर G टांसले। क्लियर? अब देखिए, इन्होंने ये जो टर्म इकोसिस्टम थी ये कब दी थी? कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये टर्म इन्होंने 1935 में दी थी। कब दी थी? ये टर्म इन्होंने 1935 में दी थी। और एक इसका जो डिस्कशन था या इसका जो पूरा नाम था इन्होंने एक बुक में दिया था, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था
कि जो भी एक हमारा जैविक समुदाय होता है, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी लिविंग सोसाइटी होती है उसमें उसका जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट रहता है उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, ये जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, इसकी मूलभूत इकाई जो इसकी फॉरमोस्ट यूनिट होती है उसको पहचानते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो अभी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आपके जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बेसिकली वहाँ उनमें इंट्रैक्शन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम अभी देखा ना कि फिजिकल एनवायरनमेंट और जो लिविंग बींग्स हैं उनमें कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, आप लोग रह रहे हो, ठीक है। अब देखिए आप कहाँ रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो ये जो घर है आपका, ये क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग उस घर में रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई हो रही है, या फिर वहाँ पे आपके ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर उसका रेनोवेशन हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है, और उसकी वजह से आपको शेल्टर मिल रहा है, जिससे कि आप खुद को सनलाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, या फिर और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यह घर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है और आप घर को जो है वो एक तरह से रेनोवेट कर रहे हो, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो इंट्रैक्शन हो रहा है। तो यही इकोसिस्टम कहलाता है बेसिकली, जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई बात हमारे इकोसिस्टम की। एक में इम्पॉर्टेंट और है, दैट इज इकोलॉजी। देखिए इकोसिस्टम आपका जो होता है, मैं इसका एक हिंदी मीनिंग बता दूं, ये होता है आपका पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। और जो इकोलॉजी होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड दी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। हिंदी से याद रखने की कोशिश करेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी टर्म किसने दी थी। तो ये जो इकोसिस्टम की टर्म है दैट इज पारिस्थितिकी, ये तो दी थी एजी टांसले ने, लेकिन ये जो आपकी इकोलॉजी है, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं, ये जो टर्म है ये प्रोवाइड की गई थी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। किसके द्वारा, अर्नेस्ट हैकल। याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए जब आप पारिस्थितिकी बोल रहे हो तो ईजिली बोल दिया, लेकिन जब आप पारिस्थितिकी तंत्र बोल रहे हो तो आप सोच लो कि ये बड़ी टर्म है, कहीं ना कहीं थोड़ा हकलाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हकलाना जहाँ पड़े, हकलाएंगे आप कहाँ, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स टर्म पर, एक बड़ी टर्म पर। जब एक बहुत बड़ा सा वर्ड आ जाता है और एक साथ बोलना होता है तो हम थोड़ा सा हकला जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक बड़ी टर्म है, इसमें हम बोलते हुए कहीं ना कहीं हकला जाएंगे। अगर जल्दी में बोलना है तो याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसका इस टर्म को किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, हकलाने से याद रखेंगे। और जो इकोसिस्टम है सिंपल है, एक टर्म है पारिस्थितिकी, जिसको एजी टांसले ने दिया था। क्लियर है। कब दिया गया था इकोसिस्टम का ये टर्म, 1935 में। किस में दिया था, एक बुक में दिया था, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब एक बार और जान लेते हैं कि जो इकोसिस्टम है इसको हम लोग एक ज्योग्राफिकल एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर अभी हमने देखा ही कि प्लांट्स होते हैं, आपके एनिमल्स होते हैं, या फिर और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिलकर क्या करते हैं, मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। एक सीरीज में वर्क करते हैं। देखो आप इस सीरीज की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसी इकोसिस्टम में आपको फूड चेन देखने को मिलती है, ठीक है। ये फूड चेन आपको क्यों देखने को मिलती है, देखिए क्योंकि क्या है, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एक सीरीज में अगर आप वर्क कर रहे हो तो अगर उसका कोई भी एक पार्ट खराब होता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं या फिर जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो ये सब एक सीरीज़ में, तो वहाँ अगर कोई भी एक पार्ट में डिफेक्ट होगा तो सब पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अब हम मान लें इस फूड चेन में, जैसे मान लीजिए लॉयन है, ठीक है, मानेंगे कि लॉयन है, तो अब इस लॉयन को, ये लॉयन जो है अगर शीप को खा जाएगा,
ठीक है। ये लायन अगर शीप को खा जाएगा तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ शीप की स्पीशीज पर ही फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपको प्लांट्स पर भी फर्क देखने को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, प्लांट्स पर फर्क आप कैसे देखोगे, तो इसका इफेक्ट प्लांट पर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब ये लायन जब इस शीप को खा रहा है तो इन शीप की जो स्पीशीज है वो कम हो रही है। ये शीप जो है ये प्लांट्स को खाती, तो जब शीप्स कम होंगी तो प्लांट्स भी कम खाए जाएंगे, इस वजह से प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादा मात्रा में ग्रो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो आप कह सकते हो कि आपके अर्बनाइजेशन के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस जो रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से एक कड़ी दूसरी कड़ी पर क्या कर रही है, प्रभाव डाल रही है। यही सब इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। बहुत ईजी सा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन द इकोसिस्टम। अब देखिए, इकोसिस्टम तो हम लोगों ने जान लिया कि क्या है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सबकी जो कंसंट्रेशन रहती है वो अलग अलग रहती है। सेम कंसंट्रेशन में सारी गैसेस नहीं होती, कोई ज़्यादा होती है कोई कम होती है। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं प्रचुर मात्रा जिसको कहते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो आपको प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है पूछा है कि कितनी परसेंटेज में हमारे इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। तो देखो, हमने अभी देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो स्पेस ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस है आपकी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, अराउंड 78%। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, दैट इज CO2। तो ये जो CO2 होती है, इसका जो निर्माण होता है, कह सकते हैं इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो इसका जो फॉर्मेशन है उसमें ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पर कार्बन का 1 मॉलिक्यूल होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल आप देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, सामान्य मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर ये गैस जो ये नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर ये गैसियस फॉर्म में रहता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में इस गैस की अगर हम बात करें कि कितनी कंसंट्रेशन में पाया जाता है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में पूछा, तो ये आपका पाया जाता है 0.03 से 0.04%। तो आपको इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया हो उस पर आप टिक कर सकते हो। तो CO2 जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो 0.03% टू 0.04% में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 20.95। ठीक है, और हमने उसका देख लिया, नाइट्रोजन का प्रॉक्स 78 है आपका, 78.08 समथिंग। इस टाइप से भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको ऑप्शन मिले और जो अप्रोप्रिएट लगे उसको आप यहाँ पर कर लेंगे, एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका इन दोनों से तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स्ट्रा में मैंने नाइट्रोजन बता दिया। आर्गन भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, गैस, ठीक है, गैस होती है गैसियस फॉर्म में। तो जो गैस आर्गन होती है उसका अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो 0.93% ये आपकी आर्गन गैस यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। सबसे लास्ट में इसको लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा, हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स भी होती हैं। ठीक है, जब बात एटमॉस्फेयर की आई तो हमने गैसेस तो डिस्कस कर लिए, हम लेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर अर्थ से सबसे ऊपर हमारी एक लेयर पाई जाती है जिसको हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर।
ठीक है। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो आपकी इस लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद आपकी दूसरी लेयर आती है जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर नाम से जानते हैं। और आप सभी को पता है कि इस स्ट्रेटोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलता है? तो जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो इस स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपकी जो थर्ड लेयर आती है यहाँ पर ये आपकी मीजोस्फेयर होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती, क्योंकि 5 लेयर्स होती हैं आपके एटमॉस्फेयर में और बीच में मिडिल में ये पाई जाती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं कहेंगे। मीजोस्फेयर के बाद यहाँ पर आपको मीजोस्फेयर में कॉमेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, मीजोस्फेयर के बाद आपकी आती है आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जिसको आप आयनोस्फेयर भी कह सकते हैं, थर्मोस्फेयर भी कह सकते हैं। आयंस हो गए, आयंस आपके नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं, आयंस की वजह से ही टेम्परेचर जो है वो आपका निर्धारित होता है, तो इसलिए हम इसको थर्मोस्फेयर भी कह सकते हैं और आयनोस्फेयर भी कहते हैं। और लास्ट जो आपकी लेयर होती है एग्जॉस्फेयर होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि ये कहाँ तक है। ठीक है, अभी तक इसका पता लगाया नहीं जा चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको लेयर्स भी क्लियर हुई होंगी। तो क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके स्ट्रेटोस्फेयर से और ट्रोपोस्फेयर से ही पूछे जाते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं किस लेयर में घटित होती हैं, तो ये आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है। और ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है, तो ओजोन लेयर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट हैज बीन सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। देखिए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात की गई है। अभी जो हमने इकोसिस्टम पढ़ा वो नेचुरल है। ठीक है, हमने क्रिएट नहीं किया, ऑलरेडी क्रिएटेड था, लेकिन खुद से बनाया गया एक इकोसिस्टम है जिसको बहुत छोटा इकोसिस्टम कहा जाता है और वो जो लंबे समय तक रहता भी है, उस इकोसिस्टम का नाम यहाँ पर पूछा है। तो बहुत इजी सा है और इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका सेल्फ सस्टेनिंग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसका नाम है फॉल्सम बॉटल। सबसे छोटा है, याद रखिएगा, फॉल्सम बॉटल। इसको आप ऐसे रख सकते हैं कि बॉटल होती है आपकी छोटी होती है, कि डिब्बे आपने सुना होगा कोई चीज़ होती है अगर कम है तो बॉटल में मिलती है, ज़्यादा है तो वो डिब्बों में मिलती है। ठीक है, तो जैसे आपका रिफाइंड हो गया, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है तो आपको उसकी कैंस मिलेंगी, या फिर आप जो टिन कैंस होती हैं वो मिलेंगी। ठीक है, या फिर डिब्बे मिलेंगे। लेकिन जब आपको उसे कम मात्रा में लेना है, कम कंसंट्रेशन में लेना है, तो आपको बॉटल्स मिलेंगी। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो आपका क्या कहलाता है? फॉल्सम बॉटल कहलाता है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। अब जो इकोसिस्टम होता है उसका जो सेट होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको कहा जाता है बायोम। क्या कहा जाता है? बायोम। तो बायोम का अगर हम हिंदी मीनिंग जाने तो बायोम का हिंदी मीनिंग होता है जैव क्षेत्र। क्या होता है? जैव क्षेत्र। यानी कि इस वर्ड से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि वो एरिया, ठीक है, वो जगह जहाँ पर कौन रह रहा है? जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके कौन है? वो जगह कहलाती है बायोम, दैट इज जैव क्षेत्र। अब देखिए, जो भी ये जो जैव क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी प्लांट्स रह रहे होंगे, जो भी एनिमल्स रह रहे होंगे, उनमें आपको क्या देखने को मिलेंगी? तो उनमें एक कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग अपनी बात करें, यहाँ हम लोग रहते हैं तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमको ऑक्सीजन लेना है, ठीक है, हम सांस लेते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, हम फूड ईट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, हमको शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और ये सभी के लिए सेम है। आप चाहे एनिमल हैं, चाहे आप ह्यूमन बींग्स हैं, या फिर आप प्लांट्स हैं, सभी को रेस्पिरेशन करना है, सभी को रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, सभी को कह सकते हो आप वाटर चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सभी के लिए सेम है। तो वही है कि बायोम जो होती है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कि जो भी जैव समुदाय होता है आपका, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, उनमें एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी रहती है। रेस्पिरेशन सभी करेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन सभी करेंगे। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट एनिमल्स को भी है, प्लांट्स को भी है और ह्यूमन बींग्स को भी है। अब वो अपना अलग अलग वर्क
है, किस किस के लिए है, तो इट डिपेंड्स ऑन इट, लेकिन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इट इज़ कॉल्ड दी बायोम। अब देखिए बायोम की अगर मैं बात करूँ तो बायोम को जो है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है। बायोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो है आपका स्थलीय बायोम, जिसको आप लैंड बायोम कहेंगे, ठीक है, टेरेस्ट्रियल कहेंगे, और दूसरा आपका जलीय है, ठीक है। तो अब देखिए, जब वो तो सिंपल आप क्लियर है कि जब अगर कोई भी क्षेत्र जहाँ लोग रह रहे हैं तो 2 ही होंगे, तो या तो वो लैंड पे रह रहे होंगे या फिर वो जल में रह रहे होंगे। तो जो स्थलीय बायोम होता है इसमें आपका आ जाता है, स्थलीय बायोम में आ जाएंगे आपके वन यानी कि फॉरेस्ट, ठीक है। फिर आपके घास स्थल आ जाएंगे, ग्रासलैंड्स आ जाएंगी। यहाँ पर आपका टुंड्रा बायोम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो आ जाएगा जहाँ पर कि आपको टाइगा जलवायु देखने को मिलती है। डेजर्ट एरिया जो है वो आपका स्थलीय उसके अंदर आएगा, ठीक है, डेजर्ट एरिया स्थलीय बायोम में आएगा। अब जलीय, अगर हम इस जलीय बायोम की बात करें तो यहाँ पर जलीय बायोम जो है यहाँ पर आपकी आर्द्र भूमि आएंगी, ठीक है, प्रवाल भित्ति आएगी, तो ये आपके जलीय बायोम के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज। तो नेचुरल रेजिडेंस की यहाँ बात आई है, यानी कि जहाँ पर रहा जाता है। रेजिडेंस क्या है? वो एरिया जहाँ आप रहते हो। आप अगर कोई भी अपना फॉर्म फिल करते हो, मालिक होता है ना, रेजिडेंशियल एड्रेस आपको देना है जहाँ आप रह रहे हो। तो जो अब नेचुरल की बात आ गई, तो यानी कि जो प्रकृति ने रहने का स्थान बनाया है हर ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसको क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल क्लियर है, रहने की जगह को हम क्या कहेंगे? रहने की जगह को हम आवास कहेंगे, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैबिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे? हैबिटेट, ठीक है। तो नेचुरल रेजिडेंस जो है हर ऑर्गेनिज्म का, उसको आवास हैबिटेट कहा जाता है। आवास क्या होता है? घर होता है, एक ऐसा घर। आवास जो है वो एक ऐसा घर है जहाँ पर कि जो एक प्राकृतिक वातावरण है, जिसमें कि जानवर रहेंगे, पौधे होंगे और ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ठीक है। अब इसमें भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो वहाँ रहने वाली जितनी भी स्पीशीज़ होंगी उनके एग्जिस्टेंस को क्या करेंगी? सपोर्ट करेंगी, ठीक है। तो सेम ही है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इसको इलस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन। अब देखिए, उस फीचर को क्या कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस चीज़ को क्या कहा जाता है जो कि ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में हेल्प करता है या फिर सरवाइव करने में मदद करता है। तो ये क्या होते हैं? तो ये याद रखिएगा। देखिए, हम सभी ऐसी देखिए, हम लोग ने जहाँ भी बर्थ लिया तो हमें एनवायरनमेंट हमारे लिए बिल्कुल नया था, लेकिन अब अलग अलग एनवायरनमेंट है हर जगह। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं जो वाटर की कह सकते हो स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर लोग कैसे सरवाइव करें? तो उनको सरवाइव करने के लिए उनके अंदर खुद ही एडेप्टेशंस पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि तो वही है यहाँ पर, इसका जो आंसर है वो क्या कहलाएगा? आपका एडेप्टेशन का कहलाएगा, ठीक है। एडेप्टेशंस होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में मदद करती हैं, जिनको अगर हम बात करें हिंदी की, उनको अनुकूलन कहा जाता है। तो अनुकूलन क्या है? अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है? जीवों का अपने वातावरण के प्रति समायोजन करने में उनकी मदद करती है। मतलब जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वहाँ वो क्या कर सकें? एकोमोडेट कर सकें खुद को, ठीक है। ये जो एडेप्टेशन है ये एक डायनेमिक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ठीक है। ये जन्म से ही होता है ऐसा, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी है, जब उनका इवोल्यूशन हुआ था तभी से ये चलती आ रही है ये, ठीक है। हर इंसान को अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी जाती हैं। जैसे अब हम लोग हो गए, ठीक है, हमारे कोई ये 2 हाथ दिए गए हैं, अगर ये दोनों हाथ नहीं होते तो क्या हम कोई काम कर पाते या खाना खा पाते? तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है? हमारी एडेप्टेशन है कि हमको काम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये 2 हैंड्स दिए गए, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ एडेप्टेशन की, तो हर
एनिमल में या कह सकते हो आप अलग अलग जलवायु वाले प्रदेशों में अलग अलग अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं उस अकॉर्डिंग हमको भगवान ने बनाकर भेजा है, ठीक है। अब देखा होगा अलग अलग कंट्रीज़ में कलर कॉम्बिनेशन, कोई बहुत ज़्यादा काले होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, तो ये भी क्या है, एक तरह से अडेप्टेशन ही है जो कि अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग है। ऐसे ही जैसे मैं एक को एग्जाम्पल देती हूँ कैमल का। तो ये जो कैमल है क्या ये हमारी तरह है? ठीक है, हाँ बिल्कुल है। रेस्पायर करता है, ये भी वाटर की को भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये भी कर रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है। बट अब ये एक ऐसे प्लेस पर रहता है जहाँ पर कि वाटर की स्कार्सिटी होती है, यानी कि कहाँ रहता है, डेजर्ट एरिया में रहता है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर आपको डेजर्ट में भेज दिया जाए तो क्या आप वहाँ सर्वाइव कर पाओगे? आपका आंसर होगा नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा समय के लिए आपको डेजर्ट में छोड़ दिया जाए तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात, डेजर्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो डेजर्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सैंड। क्या पाया जाता है? सैंड। ये जो रेत है इसकी एक खासियत होती है कि अगर धूप पड़ती है तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। होता है ना ऐसा? ना देखा हो करके देख लीजिएगा। रेत जो है वो धूप में बहुत जल्दी गर्म होती है और शाम होने पे ठंडी भी उतनी ही जल्दी होती है जितनी जल्दी गर्म होती है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको बेयरफुट कह दिया जाए आप रेत में चलिए, तो क्या आप रेत में चल पाएंगे? नो, आपका आंसर होगा नहीं। आप रेत में बेयरफुट नहीं चल सकते, और अगर चल भी लेंगे थोड़ी बहुत दूरी पे तो स्पीड जो रहेगी आपकी बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी। लेकिन वहीं ये जो कैमल है ये तो रेत में आराम से चलता है, दिन रात चलता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस कैमल में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है, यही एडेप्टेशन है। इस कैमल को क्या दिया गया है? पैडेड फीट्स दी गई हैं। क्या दी गई हैं? पैडेड फीट्स, जो कि जिसकी वजह से इसको जो है वो रेत की गर्माहट का एहसास नहीं होता और ये इजली रेत में चल लेता है। दूसरी मैं अगर बात करूं, अब देखिए अगर रेत में चलते हैं तो रेत उड़ेगी तो हमारी आंखों में गिरेगी, और आंखों में अगर रेत गिरेगी तो फिर पता है आपको क्या होगा। लेकिन ऊंट की आंखों में कभी रेत क्यों नहीं गिरती? कैमल की आंखों में रेत क्यों नहीं गिरती? तो ये भी उसको इसी अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया कि इसकी जो आई लैशेस होती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो कैमल है इसकी आई लैशेस जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होता है, आई लैशेस लॉन्ग होने की वजह से आईज जो है वो ढकी रहती हैं, इसमें धूप नहीं, मतलब सॉरी, रेत नहीं जाती। तीसरी इसकी एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि हम्प जो है इसकी बॉडी का एक स्पेशल ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें ये क्या करता है, जिसमें ये वाटर का स्टोरेज करता है। क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है, ठीक है। जब भी पानी मिल जाता है तो ये इकट्ठा उसको पी लेता है, और जितना इसको रिक्वायरमेंट होती है उतना ये यूज़ करता है, बाकी ये अपने हम्प में स्टोर करके रख लेता है। कब? जब वाटर इसको नहीं मिलेगा उस समय के लिए, ठीक है। तो एक बार पानी पी के लंबे समय तक ये जिंदा रह सकता है। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि अगर हम आज ही 1 बाल्टी पानी पी जाए और अगले 2 दिन तक पानी ना पिए? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हम तो पी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर को, जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वाटर होता है उसको हम्प में ट्रांसफ़र कर देता है, और वो उस वाटर को दोबारा यूज़ करता रहता है अपने, जब तक उसको वाटर नहीं मिलता। जब मिलता है फिर से अगेन पीता है, फिर हम्प में रख देता है। तो ये इसी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसको डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों ने देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उनको फर दिए होते हैं, तो वो फर क्या करते हैं, उनको हीट अप करने में हेल्प करते हैं, जिस वजह से उनको ठंड जो है वो थोड़ा कम लगती है। ऐसे ही आप लोगों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अडेप्टेशंस दी गई हैं। जैसे गिरगिट हो गया, वो कलर बदल लेता है, वो अगर पेड़ पे बैठा तो वो ग्रीन हो जाएगा, इसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर गिरगिट बैठा हुआ है। तो वो क्यों कर रहा है? खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो ये सब क्या है, अडेप्टेशंस है। हमें रहने में, हमें दुश्मनों से बचाने के लिए हम खुद को क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर। शेल्फोर्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया। इनका लॉ ऑफ टॉलरेंस देने का जो मोटिव था वो ये था कि कौन स्पीशीज़ मतलब कितना टॉलरेट कर सकती है हमारे क्लाइमेट को, या फिर और भी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो ये जो शेल्फोर्ड है, इन्होंने लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था, इसको किस नाम पर रखा गया था? तो शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है, शेल्फोर्ड ये दिया गया था जेम्स शेल्फोर्ड के नाम पर।
जो वैज्ञानिक हैं जेम्स शेल्फोर्ड, इन्होंने ही लॉ ऑफ टॉलरेंस दिया था, शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, और अपने ही नाम पर दिया था। ठीक है, इनका नाम शेल्फोर्ड था इसलिए इसका नाम भी शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस सजेस्ट दैट ऑर्गेनिजम्स विद अ वाइड टॉलरेंस लिमिट फॉर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है वो बताता है कि ऑर्गेनिज्म जो है जो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें टॉलरेंस लिमिट जो होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए वो क्या शो करती है, तो वो आपका क्या शो करती है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन with high population। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है कि जो भी आपकी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनमें हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, हाई प्रेशर टॉलरेट करने की उनमें क्या है, कैपेबिलिटी होती है। तो कुछ स्पीशीज़ जिनमें आप कह सकते हो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी है, तो जो उनका डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो जब उनका डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया बहुत बड़ा होगा तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये ही है आपका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन। ये आंसर था इस क्वेश्चन का कि जो शेल्फोर्ड का लॉ था तो सजेस्ट किया था कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाइड टॉलरेंस लिमिट के वो इन्वायरमेंटल फैक्टर को क्या शो करते हैं, तो वो ये शो करते हैं कि अगर कुछ स्पीशीज़ जिनमें टॉलरेंस की क्षमता ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया है वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। तो ये सभी को पता है, अलग अलग जो विविधता पाई जाती है जैव समुदाय में उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमारे एक ही एरिया में अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, लॉयन आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के लॉयंस आप देखोगे, अलग अलग तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगी, फिशेस दिखाई देंगी। तो ये क्या है, वाइड वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, एनिमल अडॉप्ट्स सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट, इट इज कॉल्ड। तो आप सभी को पता है जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हमारे पोलर बियर हो गए, लिजर्ड्स हो गई, ये किस प्रोसेस में जाती हैं, तो ये जाती हैं आपकी प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ठीक है, तो ये जो सोने की स्टेट जो होती है जिससे कि अपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करते हैं उसको हाइबरनेशन कहा जाता है। सो दैट वाज योर क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।